हेलो, दिस इज रंजन सिंह फ्रॉम बुक बर्ड एकेडमी। आप सभी का स्वागत करता हूँ करंट अफेयर के एक और नए वीडियो में। ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैं मार्च मंथ का जो भी करंट अफेयर रहता है अरुणाचल प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल उसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो इससे पहले दो वीडियो आ चुके हैं। जनवरी और फरवरी मंथ का कंप्लीट वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अरुणाचल विन 3 मेडल एट कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन चैंपियनशिप। तो कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन चैंपियनशिप का ये 5th एडिशन चल रहा था, तो उसका जो अंडर 21 जो सीनियर कैटेगरी है उसमें 3 गोल्ड मेडल अरुणाचल प्रदेश के नाम गया है। तो ये जो 3 एथलीट्स है जिनको गोल्ड मेडल मिला था, एक का नाम है अबाब सांगदो, जॉन सांगदो, खोदा तालिक, और एक पारा एथलीट को भी गया है, पारा कराटे जो चैंपियनशिप रहा था तो उसमें एक गोल्ड मेडल गया ताई बेंगदे को। तो ये जो इवेंट रहा था ये न्यू दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रहा था। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल रिलीज 67.41 करोड़। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए एक सम रिलीज की है उन्होंने 67.41 करोड़ का। तो इसमें से अरुणाचल प्रदेश के हिस्से गया है 11.45 करोड़। तो इसको अरुणाचल प्रदेश में वेरियस जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसमें इस धनराशि को यूज किया जाएगा प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए। नेक्स्ट है डीसीएम प्रेजेंट, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मैन प्रेजेंट 36,607 करोड़ बजट। तो मार्च के मंथ में अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबली जो है उसमें बजट पेश किया गया था। तो टोटल जो बजट रहा था वो 36,607 करोड़ का बजट पेश किया गया था। तो इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें बजट रखा गया 36,607 करोड़। तो इसमें 6 सेक्टर है जिसमें ध्यान दिया जाएगा। तो पहला सेक्टर है जिसमें हाइड्रो पावर, रोड कनेक्टिविटी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। सेकेंड एरिया जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। हायर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। तीसरा जो एरिया है वो है कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का। तो मिलेट जैसा प्रोडक्ट जो है उसका प्रमोशन किया जाएगा यहाँ पर। ऑयल पाम कल्टीवेशन पे ध्यान दिया जाएगा, वाइन इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा। और जो नए जो तकनीक है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जो फार्मिंग मेथड है उसको भी यहाँ पर जोर शोर से उसका प्रमोशन किया जाए। लोग जो है किसान है अरुणाचल प्रदेश के उसको यूज करें कि नए तकनीक को, जो अवेलेबल तकनीक है, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। फोर्थ जो एरिया है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा, स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा। और जो इससे रिलेटेड जो मिशन है जैसे अरुण एमएसएमई मिशन, उसको जोर शोर से उसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट जो एरिया है वो है जो ग्रीन बोर्ड और कार्बन मार्केट है उसको एक्सप्लोर किया जा सके, वहां से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, उस पर ध्यान दिया जाएगा। 6 जो एरिया है उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बढ़ाया जाए, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उस पर ध्यान दिया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EILP ये सब पे काम किया जाएगा। और जो इम्प्रूव बॉर्डर मैनेजमेंट है उस पर काम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस हो, इस पे ध्यान दिया जाएगा। 5 फेलिसिटेटेड फॉर पिचिंग आइडियाज अंडर जन भागीदारी इनिशिएटिव। तो जन भागीदारी इनिशिएटिव अरुणाचल प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव है। तो इसमें सजेशन मांगा जाता है, जो भी सिटीजन रहते हैं वो ये जन भागीदारी से जुड़ सकते हैं। और ये जो स्टेट बजट है वो आने से पहले उस पर वो सजेशन वो दे सकते हैं कि इस बजट में किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट प्राइज गया है वो गया है क्रिस्टेना लांकम को, इनको फर्स्ट प्राइज गया है। इन्होंने जो सजेशन दिया था जो स्टेट का जो टूरिस्ट पोटेंशियल उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, तो इनका कहना था कि एक सील रिलीज किया जाए, जो होम स्टे सर्टिफिकेट है एक तरीके का, वो रिलीज किया जा सके। मतलब कि जो टूरिज्म है, जो बाहर से लोग जो टूरिस्ट आते हैं, तो जो एकोमोडेशन के लिए जो अरुणाचल प्रदेश का जो होम स्टे है, जो लोग जो अपना होम स्टे देते हैं लोगों को रहने के लिए, तो इनको एक सर्टिफिकेट बांटना चाहिए। मतलब ये जिस तरीके से फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि क्लीननेस हो गया, हाइजीन हो गया, और जिस तरीके से कंफर्ट देते हैं, उस हिसाब से इनको सर्टिफिकेट बांटना चाहिए। तो जो इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं होम स्टे जो है, लोकल होम स्टे, तो वो गोल्ड सील डिजर्व करेंगे, और उससे कम वाला सिल्वर, और इसी तरीके से ब्रोंज। तो इससे ये फायदा रहेगा कि जो टूरिस्ट जब आएंगे तो वो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, और ये जो सर्टिफिकेट है उस हिसाब से उनको चयन करने में आसानी रहेगा अपना होम स्टे। नेक्स्ट है बजट 2026-27 जो है वो विजनरी है, बीजेपी ने कहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये बजट में कहाँ कहाँ ये जो सम है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चीफ मिनिस्टर स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रखा गया है। और दोनी पोलो एयरपोर्ट के आसपास एक एरो सिटी का निर्माण किया जाएगा, 90 करोड़ इसके लिए रखा गया है। 500 करोड़ रखा गया है चीफ मिनिस्टर स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ताकि जो दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर जहाँ पे काम रुकी हुई है, उसमें तेजी लाया जा सके, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ अलग से रखा गया है। उसके बाद जो 2025 से 2035 है, इसको सरकार ने हाइड्रो पावर डिकेट के नाम पे घोषणा किया है कि ये जो साल जो आने वाला 25 से 35 साल, इसमें हाइड्रो पावर जो पोटेंशियल है अरुणाचल प्रदेश का उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा।
ताकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके पावर एनर्जी के क्षेत्र में। नेक्स्ट जो है फर्स्ट कमर्शियल जो कोल माइन है उसको ऑपरेशनलाइज किया जा सके, जो नामपुक जो सेंट्रल कोल ब्लॉक जो है वहां से कोल एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। 500 करोड़ रखा गया है लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। 70 करोड़ रखा गया है जो ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन है, बॉर्डर एरिया पे जो लेफ्ट आउट विलेज है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ पाए, उसके लिए 70 करोड़ रखा गया है। आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर इसको डेवलप किया जाए, इसमें एडवांस कोर्सेज रखा जाए। उसका 250 एलिट हेल्थ प्रोफेशनल को तैयार किया जाएगा, 500 केयर गिवर्स को तैयार किया जाएगा। 200 करोड़ रखा गया दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत, जो कि 2500 से भी ज्यादा बेनिफिशियरी को सपोर्ट करेगी। 4 न्यू म्यूनिसिपालिटीज खुलने वाले हैं, आलो में, जीरो में, तवांग में, नामसाई में। और 280 करोड़ रखा गया है पंचायत भवन, जहां पर नहीं है, नए नए डिस्ट्रिक्ट में जहां पे पंचायत भवन नहीं है तो वहां पे पंचायत भवन खुले, उसके लिए 280 करोड़ रखा गया। तो बजट इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा किस तरीके से बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस बार। नेक्स्ट है अरुणाचल टू होस्ट ट्राई नेशन फुटबॉल इवेंट। तो अरुणाचल ने ट्राई नेशन फुटबॉल इवेंट होस्ट किया था, जिसमें भूटान, ताजिकिस्तान और इंडिया, ये जो 3 नेशन है इनके बीच में ये चैंपियनशिप रहा था अंडर 23। तो ये 25, 28, 31 मार्च को ये मैचेस खेले गए थे गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम है वहां पर। नेक्स्ट है अरुणाचल जर्नलिस्ट राजू दोदुम रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एआई। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एआई, तो ये एक प्रोग्राम था जो कि यूनाइटेड स्टेट ने होस्ट किया था। तो इसका टाइटल था एआई एंड टेक्नोलॉजी इन जर्नलिज्म फॉर द इंडो पैसिफिक। तो जो एआई का जो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको जर्नलिज्म में किस तरीके से उसको यूज किया जा सके, इस सेक्टर में किस तरीके से उसको यूज किया जा सके, उसका क्या क्या पोटेंशियल है, उस पर चर्चा करने के लिए मीटिंग रहा था। तो इंडिया से एकमात्र जो जर्नलिस्ट गए थे वो अरुणाचल प्रदेश से गए थे, राजू दोदुम। तो ये 28 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक ये चला था। कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ 3rd यूनिट ऑफ सुबानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कमेंस। तो 2000 मेगावाट का जो सुबानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसका एक और यूनिट जो कि 250 मेगावाट का है, 250 मेगावाट का जो यूनिट है उसको स्टार्ट कर दिया गया। तो टोटल जो ये पावर प्लांट है ये 750 मेगावाट पावर अब जनरेट करना शुरू कर दिया। तो 2000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, उसमें से ये जो तीसरा जो यूनिट है ये जब ऑपरेशनलाइज हो गया तो अब ये 750 मेगावाट पावर जनरेट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है नामसाई टॉप इन फाइनेंशियल इंक्लूजन अंडर नीति आयोग प्रोग्राम। तो नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके तहत नामसाई डिस्ट्रिक्ट ने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पे काम करने के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है जैसे कि जो बैंकिंग सेक्टर है, लोग बैंकिंग सेक्टर से अवगत हो तो उसके लिए बैंक से जुड़े, लोगों का खाता खुले, जो बैंक का जो सर्विस है उसको इस्तेमाल करें, तो लोगों तक इस चीज में उनको इन्वॉल्व करना है, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में अच्छा काम किया है नामसाई ने, और स्किल डेवलपमेंट में भी जो काम किया, इसके लिए जो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जो नीति आयोग का ही एक प्रोग्राम है, तो उसमें कई सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुने गए थे, उसमें से नामसाई ने ये जो क्षेत्र है फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट का उसमें अच्छा काम किया है। तो इसके लिए नीति आयोग की तरफ से इसमें 3 करोड़ भी दिया गया है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है मिथुन कंजर्वेशन सेंटर टू बी एस्टेब्लिश इन केईपेन्योर। तो केईपेन्योर डिस्ट्रिक्ट जो कि नया डिस्ट्रिक्ट बना है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पर मिथुन कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया जाने वाला है। जो एरिया रहेगा वो अमगी एंड कबी विलेज, तो यहाँ पर ये मिथुन कंजर्वेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो मैं वही है कि वहां पर उनका रेयरिंग और ब्रीडिंग किया जाएगा और डिजीज कंट्रोल पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है मीरो वांगपन क्लीन गोल्ड एट 24th नेशनल पारा एथलेटिक चैंपियनशिप। तो अरुणाचल प्रदेश की पारा जेवलिन थ्रोअर कीपा मेरो ने अपना ही जो पुराना जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और इसके साथ ही उनको गोल्ड मेडल मिला है। ये जो इवेंट रहा था ये 24th नेशनल पारा एथलेटिक चैंपियनशिप रहा था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ये कंपीट करती है F12 कैटेगरी जो है, उसमें इन्होंने जो भाला जो फेंका था 23.76 मीटर फेंका था। तो इनका जो पहले रिकॉर्ड था 22.15 मीटर का रहा था, ये नेशनल रिकॉर्ड रहा था। नेक्स्ट जो गोल्ड मेडल गया है वो गया है तिंगोंग वांगपन को। इन्होंने 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है और 400 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो अरुणाचल प्रदेश की एथलीट्स और उनका संबंधित स्पोर्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है अरुणाचल स्टेट फिल्म अवार्ड स्पॉटेड लोकल टैलेंट। तो 3rd अरुणाचल स्टेट फिल्म अवार्ड दिया गया था, ये सेरेमनी रहा था नाहरलगन में। तो इसमें जितने भी फिल्म मेकर्स है, स्टेट के आर्टिस्ट है, सिनेमा इंथुजियास्ट है, वो सब इसमें शामिल हुए थे इस प्रोग्राम में।
तो इसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जो गया है वो 10% को गया है, मूवी का नाम है 10%। और बेस्ट एक्टर गया है तुमकेन सोरागो, इनको गया है बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल मेल। इनका जो परफॉर्मेंस था 10% में, तो 10% मूवी के एक्टर है, इनको बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड गया है। उसके बाद फीमेल में गया है बेस्ट एक्टर अवार्ड सीता सामनाम को, तो ये जो अवार्ड गया है टीयर्स ऑफ लून। और फिर गया है कादुम तारांग को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर टीयर्स ऑफ लून के लिए। तो बेस्ट फीमेल एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर जो गया है वो एक ही मूवी के लिए गया है, टीयर्स ऑफ लून के लिए, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एडिशन इंपॉर्टेंट, थर्ड एडिशन था। फिर तीसरा ही एडिशन था भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव, तो ये 2 डे का ये इवेंट रहा था, ये थर्ड एडिशन रहा था। ये रहा था ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये इवेंट रहा था। तो इसमें नाम से पता चला संगीत अरुणाचल उत्सव था, तो जितने भी संगीतकार थे या कल्चरल इंथुसियास्ट थे, यूथ थे, वो इस उत्सव में शामिल हुए थे। यूथालिया जुबिन गर्गी बटरफ्लाई डिस्कवरी इन अरुणाचल प्रदेश, तो एक न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज डिस्कवर हुआ अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है यूथालिया जुबिन गर्गी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका नाम ध्यान दीजिएगा, यूथालिया जुबिन गर्गी। नेक्स्ट है लिफ्टर लापुंग बैग गोल्ड इन हेवी वेट कैटेगरी, तो अरुणाचल प्रदेश के वेट लिफ्टर सांबू लापुंग जो कि हेवी वेट कैटेगरी में शिरकत करते हैं, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो चला था छत्तीसगढ़ में उसमें। तो ये जो कैटेगरी था ये 110 का जो इनका कैटेगरी है हेवी वेट का कैटेगरी, यहाँ से ये शिरकत किए थे। ये मैच 22 साल के हैं। तो इसमें जो आप अगर इसको देखा होगा आपने जो वेट लिफ्टिंग का जो कंपटीशन रहता है, तो उसमें एक होता है क्लीन एंड जर्क और एक होता है स्नैच। तो इसमें टोटल मिला करके इन्होंने जो लिफ्ट किया था 299 केजी इन्होंने लिफ्ट किया था। तो स्नैच है उसमें इन्होंने 137 केजी उठाया था, और जो क्लीन एंड जर्क है उसमें इन्होंने 162 केजी उठाया था। सेंटर एलोकेट्स 4,900 करोड़ टू अरुणाचल अंडर प्राइड ऑफ हिल स्कीम, तो प्राइड ऑफ हिल स्कीम जो कि आता है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत। तो ये जो बॉर्डर एरिया है और जो हिली स्टेट्स है उनके लिए एक पैकेज है, मतलब कि सहायता राशि दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये जो बजट था, जो यूनियन बजट था, उसमें 25,000 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया गया था इस स्कीम के तहत। तो इसमें से 4,900 करोड़ अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। अब ये जो असिस्टेंस होता है इसको जिसको भी दिया जाता है उनको असल में यूज़ करना होता है अपना फिजिकल स्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए, और इस तरीके से उसको इन्वेस्ट किया जाए ताकि उससे रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट पैदा हो पाए। सेकेंड एडिशन ऑफ ट्रेकिंग ऑन फ्रीडम ट्रेल फ्लैग ऑफ, तो एक इवेंट रहा था तवांग में, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये इवेंट को मनाया क्यों जाता है उसको देख लेते हैं हम लोग। ये ट्रेकिंग इवेंट था, ये 6 दिन का ट्रेकिंग इवेंट था केंजामानी से लेकर के तवांग तक। तो इसको मनाया जाता है, एक होली ओकेजन है ये 14th जो दलाई लामा है जब वो इंडिया आए थे केंजामानी के रास्ते 1959 को, तो इसी को सेलिब्रेट करते हुए ये 6 दिन का ये ट्रेकिंग इवेंट रखा गया था। इसका ये सेकेंड एडिशन था। तो इस ये जो ट्रेकिंग इवेंट है इसको फ्रीडम ट्रेल बोला जाता है। तो ये केंजामानी से लेकर के तवांग तक का ये 6 दिन का ये ट्रेकिंग इवेंट था। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था तवांग में अरुणाचल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनी कंफर्म डेट, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खामनी, तो ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था ईरान यूएस और इसराइल के बीच में, तो इसमें यूएसए और इसराइल ने मिलकर के जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खामनी, उनकी हत्या कर दी थी ड्रोन स्ट्राइक से। और उसके बाद ये जो वॉर है आपको पता होगा अभी भी चल रहा है। तो ये जो ऑपरेशन था इसको इजराइल की तरफ से इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन लायन रोड, और यूएसए की तरफ से ये ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। नेक्स्ट है 9 चीता फ्रॉम बोत्सवाना, तो कूनो नेशनल पार्क जहां पर चीता का कंजर्वेशन का जो काम चल रहा है कूनो नेशनल पार्क में, तो यहाँ पे 9 और चीते लाए गए बोत्सवाना से। तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन जब लाया गया था तब इसको मिलाकर के 48 चीता का पॉपुलेशन इंडिया में हो गया था। तो पहले 8 से शुरू किया गया था, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते अब 48 पॉपुलेशन हो चुका है। अभी तो और बढ़ गया होगा, ये जब का न्यूज़ है उस टाइम का ये डेटा है। इसमें से 28 इंडिया में ही बोर्न हुए हैं, ये खास बात है 28 इंडिया में ही बोर्न हुए। तो ये जो 9 चीता है उसमें से 6 फीमेल आए हैं और 3 जो है मेल चीता है बोत्सवाना से। नेक्स्ट है दीपक गुप्ता टेक्स ओवर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल, तो गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है दीपक गुप्ता को, अपॉइंटमेंट है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केपी
उन्नी कृष्णन, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डाइज। तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर केपी उन्नी कृष्णन, जो कि कोझिकोड केरला से बिलोंग करते थे, तो इनका 89 की उम्र में निधन हो गया है। ये 1980 से लेकर 1990 तक एक्टिव रहते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। बीईई मार्क 25 ईयर ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी लीडरशिप। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, इसका 25th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया गया था न्यू दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में। तो इस अवसर को संबोधित किया था श्री मनोहर लाल, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है फॉर पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इन्होंने हाईलाइट किया था जो भारत सरकार की तरफ से जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उन सारी स्कीम को हाईलाइट भी किया था। और साथ में ही जो इंडिया ने जो पॉल्यूशन कंट्रोल में जो अपना जो टारगेट अचीव किया उसको भी इन्होंने बताया था। तो इंडिया ने एमिशन इंटेंसिटी है प्रति जीडीपी, उसको 36% तक रिड्यूस कर दिया है। तो ये बताती है कि जीडीपी ग्रोथ होने में कितना पॉल्यूशन रिलीज किया जा रहा है। और इंडिया ने 2030 तक का टारगेट रखा था कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको इंडिया 52% तक अचीव करेगी। तो इसको इंडिया ने 2026 में अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु लॉन्च फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन कोली हिल। तो तमिलनाडु में पहला डार्क स्काई पार्क खोला गया है, ये जो अरियूर सोलर रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर। तो डार्क स्काई पार्क होता है जो लोग टेलीस्कोप से जो स्पेस में निगरानी रखते हैं, गैलेक्सी को देखते हैं या फिर न्यू प्लेनेट की खोज करते हैं, तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट लोकेशन होना चाहिए ताकि साफ साफ देखा जा सके, जहाँ पे पोल्यूशन कम हो और ऑब्स्टिकल कम हो। तो ऐसा जगह तमिलनाडु में मिला है अरियूर सोलर रिजर्व फॉरेस्ट में। तो इसको तमिलनाडु डार्क स्काई पार्क के तौर पर इसको खोला है तमिलनाडु ने, ताकि एस्ट्रो टूरिज्म में उसको स्टेट में प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट स्टफ टू लीड रायसीना डायलॉग। तो 11 रायसीना डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में रहा था, इसके चीफ गेस्ट बनाए गए थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टफ को। तो ये भारत के ऑफिशियल दौरे पे थे 4 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक। तो इसका मेन उद्देश्य यही था, ये जो डायलॉग था इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर चर्चा किया जा सके। नेक्स्ट है इंडिया कनाडा अनाउंस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप रिवाइव सेपा टॉक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके काउंटर पार्ट मार्क कानरे के बीच में मुलाकात हुई थी और एक जॉइंट लीडर स्टेटमेंट जारी किया गया था। दोनों ही देश ने टारगेट रखा है जो आपस में जो ट्रेड है उसको 70 बिलियन तक ले जाया जाएगा 2030 तक। और भारत के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए कनाडा यूरेनियम सप्लाई करेगा इंडिया को। और साथ में जो ट्रेड एग्रीमेंट है सेपा, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है, इस पे भी इसको भी जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके, उस पर भी जो फ्रेश स्टॉक है वो शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट है मुश्तबा खामनी इमर्ज एज ईरान नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। तो अयतुल्ला अली खामनी के मौत के बाद मुश्तबा होसनी खामनी को ईरान का नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। नेक्स्ट है सीनियर जर्नलिस्ट एस के दुआ पास अवे एट 88। तो हरि कृष्ण सिंह दुआ, जिनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था, इनका 88 की उम्र में निधन हो गया है। इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, इसको मार्च को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो वॉर है, लड़ाइयाँ है, उसको रोका जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन बिग डील फॉर ALH मार्क 3 एंड VL स्टील मिसाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5083 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2 कंपनी के साथ में। एक जो है वो किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में 6 ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर के लिए। ये 2901 करोड़ का डील हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में। और दूसरा जो डील साइन किया गया है वो किया गया है सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च स्टील मिसाइल के लिए। तो ये जो डील साइन किया गया ये रोजो बोरन एक्सपोर्ट रशियन फेडरेशन के साथ किया गया। ये डील 2182 करोड़ का होने वाला है। तो 2901 करोड़ और 2182 करोड़ दोनों मिलाकर के 5083 करोड़ का डील है। तो एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कि 6 ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर देगी इंडियन कोस्ट गार्ड को बना करके। और दूसरी जो डील है वो साइन किया गया रोजो बोरन एक्सपोर्ट रशियन फेडरेशन के साथ। इसमें स्टील मिसाइल ये जो कंपनी है ये इंडियन नेवी को बना करके सप्लाई करेगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे मार्च 4 को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो था 8 बिलियन रीजन टू एक्ट ऑन ओबेसिटी। नेक्स्ट है फ्रॉम आसाम हिल टू लंदन। तो आसाम का GI टैग जिंजर, जिसको कार्बी एंगलोंग जिंजर बोला जाता है, ये फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किया गया है लंदन में। तो ये न्यूज़ को रखने का यही उद्देश्य था कि आप जाने कि ये जो एंगलोंग जिंजर है ये आसाम से बिलोंग करता है।
तो असम का जीआई टैग जिंजर है, स्पेशली असम में पाया जाता है ये। तो इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है सिंघासन हिल है, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम में। ऑपरेशन संकल्प, इंडिया मॉनिटर वेस्ट एशिया सिक्योरिटी सिचुएशन। तो जो वेस्ट एशिया में जो लड़ाई चल रहा था, इसराइल, यूएस और ईरान जो है, जो वॉर में जो ईरान के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, तो उसमें स्टेट ऑफ होमरुज जो है, जो कि एक ट्रेडिंग रूट है, उसको ईरान ने ब्लॉक कर दिया था। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रभावित हुआ था, तो इसी के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था। इसमें इंडिया ने गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान में अपने 2 नेवी वॉरशिप, एक फ्रिगेट है और एक डिस्ट्रॉयर है, उसको डिप्लॉय किया था, ताकि अगर कुछ हादसा होता है, क्योंकि वहाँ से इंडिया का भी सामान वहाँ से आता है उस रूट से, तो अगर इंडिया के जहाज पे कुछ होता है या किसी के जहाज पे कुछ होता है, तो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जा सके। नेक्स्ट है इंडिया पुशेस WTO टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंडा एड ऑफ MC14। तो ये WTO का 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, MC14 जिसको बोला जा रहा है। ये 26 से लेकर के 29 तक चला था, योंडे कैमरून में। तो कैमरून में रहा था, ये इंपॉर्टेंट वेन्यू है, इंपॉर्टेंट इवेंट था, इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये 14 मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस था। तो इंडिया की तरफ से भी कुछ बात रखी गई थी, तो इसमें इंडिया ने ये स्ट्रांगली सपोर्ट किया है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसको शेयर किया जा सके डेवलपिंग और जो लिस्ट डेवलप कंट्री उनके साथ में, मतलब कोई भी कंट्री इससे वंचित ना रहे। जो आज जो भी डेवलप हो रहा है टेक्नोलॉजी, उसका फायदा जो है वो सब कंट्री को मिलना चाहिए। तो कोई कंट्री गरीब है, इसके लिए उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजी उसको शेयर करना चाहिए, इसकी वकालत की थी इंडिया ने, ये जो कॉन्फ्रेंस रहा था। नेक्स्ट है होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च प्रगति एंड विकास मैस्कॉट फॉर सेंसस 2027। तो 2027 जो सेंसस है, मतलब ये जो 2026 में जो सेंसस जो चल रहा है, ये काफ़ी अरसे बाद ये सेंसस हो रहा है। तो इस बार का सेंसस जो है वो पूरे तरीके से डिजिटली हो रहा है। तो इसका जो शुभांकर है, जो मैस्कॉट है, वो रखा गया प्रगति और विकास को। तो एक लेडी है और एक जेंट्स है, प्रगति लेडी और विकास है। तो ये जो 2026 का जो सेंसस चल रहा है, उसका मैस्कॉट बनाए गए हैं इन दोनों को। नेक्स्ट है इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट रिवरिन लाइट हाउस ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इंडिया का फर्स्ट रिवरिन लाइट हाउस जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बनने वाला है। तो इसकी जो कुल लागत आएगी, इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा 84 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और ये बनेगा पांडु में, जो कि बोगीबिल है, सिलघाट एंड विश्वनाथ घाट पे। हुरुन रिच लिस्ट। तो इंडिया जो है वो दुनिया में 3rd लार्जेस्ट हब बन गया बिलीनियर्स का। तो इंडिया में ये जो हुरुन लिस्ट जो आया है, उसके हिसाब से 308 बिलीनियर्स है। और इंडिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो मुकेश अंबानी बने हैं। तो तीसरा सबसे ज़्यादा बिलीनियर का जो जमावड़ा है वो इंडिया में है, यूएस और चाइना के बाद। तो टोटल जो बिलीनियर्स का जो वेल्थ है इंडिया में, वो है 112.6 ट्रिलियन का। तो इंडिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी है 9.8 ट्रिलियन के साथ। और इंडिया की जो सबसे अमीर लेडी है वो है रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि चेयरपर्सन है एचसीएल टेक्नोलॉजी की। और साथ में ये इंडिया की 3rd रिचेस्ट वोमेन भी है, 3rd रिचेस्ट पर्सन भी है इंडिया में। नेक्स्ट है बालन शाह सेट टू बिकम नेपाल प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इलेक्शन। तो 2025 में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, उनके जो लीडर है बलेंद्र शाह, जिनको बालन शाह भी बोला जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल के। इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे मार्च 8 को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो था गिव टू गेट। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 टू बी हेल्ड इन छत्तीसगढ़। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ में रहा था, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहर में रहा था ये। इंडिया डिफीट न्यूजीलैंड क्लिंच T20 वर्ल्ड कप 2026 टाइटल। तो इंडिया फिर से T20 में वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। तो 2026 T20 वर्ल्ड कप जो है, इंडिया ने न्यूजीलैंड को आसानी से हरा करके विजेता बन गई थी। ये जो मैच खेला गया था, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। और ये तीसरी बार इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। इंडिया ने 96 रन से न्यूजीलैंड को हरा दिया था फाइनल में। तो अब जो इसमें जो प्लेयर ऑफ द फाइनल बने थे, जसप्रीत बुमराह बने थे। अपना जो स्पेल था, 15 रन दे करके 4 विकेट लिया था उन्होंने 4 ओवर में। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे संजू सैमसन। ये पूछता है, आपको ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा रन जो था पाकिस्तान के प्लेयर साहिबजादा फरहान ने बनाया था 383। और मोस्ट विकेट जो लिया था वो जसप्रीत बुमराह ने लिया था 14 विकेट। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछता है, ये ध्यान रखें। और जो टोटल प्राइस जो था इस बार का, जो ये T20 वर्ल्ड कप जो टोटल प्राइस था, वो था 101 करोड़, मतलब 11.25 मिलियन का था। और इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था
जितने भी टीम्स आई थी और जो विजेता बनी थी, रनर अप बनी थी उसमें। तो कभी-कभी ये यहाँ से प्राइज़ मनी जो है वहाँ से भी पूछ दिया जाता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट न्यू गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो हाल ही में जो मार्च जो था महीना, उसमें कई सारे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को रीशफल किया गया था। देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो प्रताप शुक्ला को, जो कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, उनको तेलंगाना का नया गवर्नर बनाया गया। और जो तेलंगाना के जो गवर्नर थे जिष्णु देव वर्मा, उनको महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। जो फॉर्मर बिहार असेंबली के स्पीकर थे नंद किशोर यादव, उनको नागालैंड का गवर्नर बनाया गया। और लेफ्टिनेंट जनरल शायद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया। आर एन रवि, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर थे, उनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया है। ये सी वी आनंद बोस के रिटायर, ये जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद जो केरला के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनको तमिलनाडु का भी गवर्नर बनाया गया है। तो ये इंटरिम गवर्नर रहेंगे। उसके बाद कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। और विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बनाया गया। और तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट है 1965 वॉर हीरो वीर चक्र अवॉर्डी केजी जॉर्ज डाइज। तो वीर चक्र अवॉर्डी थे केजी जॉर्ज, इनका 95 की उम्र में डेथ हो गया। तो 1965 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर जो चला था, उसमें इनका अहम योगदान था, उसके लिए इनको वीर चक्र भी नवाजा गया था। तो इंपॉर्टेंट ऑर्बिचरी है, ये केरला से ताल्लुक रखते थे। गवर्नमेंट लॉन्च कैंपेन अगेंस्ट सरपंच पति प्रैक्टिस। तो वुमेन्स डे के अवसर पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, उसने एक कैंपेन जारी किया था, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। तो जो सरपंच पति जो प्रैक्टिस है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के लिए जो ये पंचायती राज है उसमें सीट जो है वो फिक्स है। तो इससे लोग क्या करते हैं, अपने जो वाइफ है उनको खड़ा कर देते हैं, और वो जब एक बार जीत जाती है तो जो सरपंच है वो खुद ही एक्ट करते हैं जैसे वो सरपंच है। तो इसीलिए इस तरीके का प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए, वीमेन को एम्पावर करने के लिए इस तरीके का कैंपेन रखा गया था पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा वीमेंस डे के अवसर पर। नेक्स्ट है जॉर्ज रसल विंस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो मर्सिडीज ड्राइवर है जॉर्ज रसल, उन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट है इंडिया सेंड्स मिलिट्री कंटीजेंट फॉर एक्सरसाइज लेमिते 2026। तो देख लेते हैं इसका कौन सा एडिशन था और किसके साथ होता है। तो ये इंडिया और सीएचएल जो है उनके बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज रहती है। तो इसका ये 11th एडिशन था। तो इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस और जो सीएचएल के जो डिफेंस फोर्स है उनके बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज रही थी। ये सीएचएल में रहा था, सीएचएल के जो डिफेंस एकेडमी वहाँ पे रहा था 9 से लेकर के 20 मार्च तक। नेक्स्ट है सीआईएसएफ राइजिंग डे। तो सीआईएसएफ राइजिंग डे 10 मार्च को मनाया जाता है। 1969 में सीआईएसएफ को एस्टेब्लिश किया गया था मार्च 10 1969 में। इसका ये 57th एनिवर्सरी था। अब इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। नेक्स्ट है इंडिया एंड न्यूजीलैंड प्लान एक्सपेंडेड स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन इन सेंटिनरी ईयर। तो सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेट किया गया था इंडिया और न्यूजीलैंड में, और इसी अवसर पर न्यूजीलैंड के डेलीगेट्स इंडिया में आए थे, और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो दोस्ती है वो बड़े, खेल का जो इवेंट है वो बड़े, उस पर चर्चा की गई थी, और दोनों ही कंट्री ने प्लेस लिया था कि इस तरीके का जो इवेंट है, स्पोर्ट्स है, वो दोनों ही देश में आपस में खेले जाए ज़्यादा, और स्पोर्ट्स जो इंडिया के जो स्पोर्ट्स है वो वहाँ खेले जाए, वहाँ का जो स्पोर्ट्स है वो यहाँ पर उसको प्रमोट किया जाए। तो ये अवसर था 1926 में, पहली बार इंडिया की जो आर्मी हॉकी जो टीम थी वो न्यूजीलैंड के साथ खेलने गई थी। तो 1926 और अब 2026, तो ये 100 साल का अवसर था। नेक्स्ट है सेस्नाक 150 स्वॉर्म ड्रोन बूस्ट इंडिया अनमैन वॉरफेयर कैपेबिलिटी। तो अनमैन वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए सेस्नाक 150 जो कि ड्रोन्स है, सस्ते ड्रोन्स है, तो उसका विकल्प इंडिया तलाश रही है। क्योंकि देखा गया है कि ये जो अभी जो वॉर हुआ है ईरान में, तो इसमें ईरान के जो सस्ते ड्रोन्स है वो उसको मारने के लिए, उसको मार गिराने के लिए अमेरिका का जो कॉस्टली मिसाइल है उसको लगाना पड़ रहा है। तो ये जो ड्रोन है, जो सस्ते ड्रोन है, वो काफ़ी कारगर साबित हुए हैं, और बड़े पैमाने पे इसको यूज़ किया जा सकता है, इकोनॉमिकल भी रहेगा वॉर में। तो इसीलिए इस तरीके का ड्रोन इंडिया डेवलप करे, उसके लिए सेस्नाक 150 प्रोग्राम लाया गया है। तो इसमें लॉन्ग रेंज स्वार्मिंग अटैक ड्रोन को डेवलप करने का काम दिया गया है, ये जो बेंगलुरु बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी को। तो इसमें इसका ऑपरेशनल रेंज रहेगा 1000 किलोमीटर, और ये जो ड्रोन है वो 5 घंटे तक एयरबोर्न रह सकती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड किडनी डे। तो वर्ल्ड किडनी डे मार्च 12 को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डेट है।
तो इस बार का जो थीम था ये था किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। नेक्स्ट है इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल। तो ऑर्किड फेस्टिवल जो है वो सिक्किम में मनाया गया था, सिक्किम का जो पेकयोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। इसका जो थीम था ये था ऑर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी। नीति आयोग रिलीज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो नीति आयोग ने अपना जो सेकेंड एनुअल एडिशन है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का, उसको रिलीज किया है। इसको रिलीज किया गया था, जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है सुमन मेरी, और जो न्यूली अपॉइंटेड सीईओ है निधि छिबर। तो यहाँ से आप ये सब भी न्यूज़ को ले सकते हैं, यहाँ से पूछा जाता है। जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री रहते हैं, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी है, और सीईओ जो बनी है हाल ही में वो निधि छिबर है। तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि जो स्टेट यूटीज है वो अपना फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इफेक्टिवली उसको मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग इसमें कैटेगरी रहता है। जो सबसे अच्छा करती है स्टेट वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट के कैटेगरी में आती है। उसके बाद उसी तरीके से टॉप परफॉर्मिंग अचीवर आता है, टॉप फ्रंट रनर कैटेगरी आता है, उसके बाद स्पेशल कैटेगरी आता है। तो उड़ीसा ने टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में अपना जगह बनाया, सबसे अच्छा किया उसने। उसके बाद गोवा और झारखंड जो है वो टॉप परफॉर्मिंग अचीवर स्टेट के कैटेगरी में आ गई है। और फ्रंट रनर कैटेगरी में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये लोग शामिल हुए। परफॉर्मर कैटेगरी में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान आई है। और जो सबसे नीचे का कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी, उसमें वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब आया। गवर्नमेंट रिवाइज फिजिकल डिफिसिट रेशियो आफ्टर जीडीपी बेस ईयर अपडेट। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जीडीपी का जो बेस ईयर है, जिसको पहले 2011 और 12 लिया जाता था, उसको चेंज कर दिया गया, 2022 से 23 कर दिया गया। तो इसके वजह से जो फिजिकल डिफिसिट का रेशियो वो भी चेंज हो गया। तो रिवाइज हो गया है, उसी के लिए ये न्यूज़ है। तो रिवाइज होने के बाद जो फिजिकल ईयर 23 का जो फिजिकल डिफिसिट है वो 6.7% आया, और 24 के लिए 5.7% आया, और फिजिकल ईयर 25 के लिए 4.9% आया। तो मेरे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है ये बेस ईयर का चेंज होना। तो बेस ईयर पहले क्या था और अब क्या हो गया? तो पहले 11-12 था, अब 2022 से लेकर के 23 हो गया। नेक्स्ट है रिनॉन आइडियोलॉजिस्ट पद्मश्री अवॉर्डी विनर हरमन कुल के पास अब है। तो पद्मश्री अवॉर्डी थे ये, इसलिए इनका जो ऑर्बिचरी है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये एमिनेंट हिस्टोरियन और आइडियोलॉजिस्ट का नाम था हरमन कुलके। इनका 87 की उम्र में निधन हो गया। इनको पद्मश्री दिया गया था अपने काम के लिए 2010 में। नेक्स्ट है कैबिनेट एक्सटेंड जल जीवन मिशन टिल 2020। तो 2 साल के लिए और जो ये जल जीवन मिशन है उसको एक्सटेंशन दे दी गई है। तो इसको जल जीवन मिशन 2.0 के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो जल जीवन 2.0 है, इसमें खास जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो है कि जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है उसको स्ट्रेथन किया जा सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया जाएगा और बढ़ाया जाएगा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहे जो भी जल जीवन मिशन है उसमें, और डिजिटल मॉनिटरिंग की जा सके। तो ये जो मिशन है इसके लिए सम रखा गया 8.69 लाख करोड़। अब इसमें यूनिफॉर्म नेविगेशन डिजिटल फ्रेमवर्क, जिसका कहा जाएगा सुजलम भारत, मतलब कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें जितने भी कमीशन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है वो इस पे शो किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और जल अर्पण इनिशिएटिव भी रखा गया है। जो लोकल गवर्निंग बॉडीज है उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर कोई भी पंचायत जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये ड्रिंकिंग वाटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करती है तो उनको जल अर्पण सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आर वेरामुत्तु अवार्ड 2025 जनिपित ऑनर। तो 60 जनिपित अवार्ड 2025 का मतलब जो लेटेस्ट अवार्ड है जो कि लिटरेरी के लिए दिया जाता है यहाँ पर, तो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी रिकॉग्निशन अवार्ड है ये। तो इसको दिया गया था, ये गया है आर वेरामुत्तु को, जो कि तमिलनाडु के पोएट है, लिरिसिस्ट है, राइटर है। इनको इस बार का अवार्ड दिया गया है, इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। नेक्स्ट है एक्टर मधु मल्होत्रा, जिन्होंने सत्ते पे सत्ता मूवी में काम किया था। इनका 71 की उम्र में इनका निधन हो गया। तो मधु मल्होत्रा एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट है 19 ईयर ओल्ड एंटोनोली सॉक F1 वर्ल्ड विथ हिस्ट्रिक चाइनीज जीपी विन। तो सबसे कम उम्र के ड्राइवर बने जिन्होंने किसी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। तो चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स को किमी एंटोनली, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र में वो किसी ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले पहले ड्राइवर बने। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्च फ्री साथी ऐप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई, नीट, CUET, SSC, उसको उसको प्रिपेयर कराने के लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। साथी ऐप है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं।
तो ये साथ ही आपको डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईआईटी कानपुर द्वारा। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू प्लांट स्पीसीज एंड इट्स नेम आफ्टर जुबिन गर्ग। तो एक नया प्लांट स्पीसीज डिस्कवर किया गया है, इसका नाम है ओस्बेकिया जुबिन गर्गियाना। ये मानस नेशनल पार्क में ये प्लांट स्पीसीज डिस्कवर किया गया है। तो इसका जो नाम जो है, यहाँ नाम से देख सकते हैं ओस्बेकिया जुबिन गार्गिनिया। तो ये जो जुबिन गर्ग थे उनको ट्रिब्यूट देते हुए इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट है फास्टैग एनुअल पास फी हाइक बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो एनुअल पास जो आता था, जो कि पहले 3000 का होता था, उसको बढ़ा दिया गया, वो अब 3075 का हो गया। नेक्स्ट है ऑस्कर 2026 विनर लिस्ट। तो ऑस्कर अवार्ड जो है वो दे दिया गया है, ये 98 एकेडमिक अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड भी बोला जाता है। तो ये इसका एडिशन इंपॉर्टेंट है, 98 एडिशन था। इसको लॉस एंजलिस में एक इवेंट रहा था जिसमें इस अवार्ड को दिया गया था। तो जो मेजर कैटेगरी उसको देख लेते हैं। तो बेस्ट पिक्चर गया वो गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट एक्टर गया है मिचेल बी जॉर्डन सीनर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस गया है जेसी बकले हेमनेट के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर गया है पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। तो बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर और बेस्ट डायरेक्टर भी वन बैटल आफ्टर अनदर। तो वन बैटल आफ्टर अनदर को टोटल जो है 6 अवार्ड गया है। नेक्स्ट है साहित्य एकेडमी अवार्ड अनाउंस। तो 24 इंडियन लैंग्वेज के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो जो विनर है, तो इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में जो विनर है वो है नवतेज शर्मा। तो इनका जो क्रिम्सन स्प्रिंग है जो नोवेल है उसके लिए दिया गया है। और हिंदी में गया है ममता कालिया को, इनका जो ये मेमोरी है जीते जी अलाहाबाद, इसके लिए। और असमीस में गया है देवव्रत दास को, तो इनका जो नोवेल है करई केलर साधु। अब इसमें जो ये जो अवार्ड में जो प्राइज मनी है ये 1 लाख दिया जाता है, साथ में कॉपर प्लेक दिया जाता है और सॉल्ट भी दिया जाता है। नेक्स्ट इंडियन नेवी ज्वाइन सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज ये यूएस लेड एक्सरसाइज था, मल्टी नेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल होता है यहाँ पर असल में। तो इसमें कई सारे देश थे जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड। तो इसमें इंडिया ने भी इसमें शिरकत किया था। इंडिया सबमिट 7 नेशनल रिपोर्ट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने अपना रिपोर्ट जारी किया है। तो जितने भी देश है जो कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से जुड़े हुए हैं उनको एक रिपोर्ट जारी करना पड़ता है। तो इस रिपोर्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो जानना चाहिए हमें। तो इस हिसाब से इंडिया में जो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो 23.59% है। पूरा जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें 23.59% जो है वो इंडिया में फॉरेस्ट कवर है। मतलब टोटल अगर एरिया देखा जाए तो ये फॉरेस्ट एरिया जो होता है वो 7,75,377 किलोमीटर का ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और इंडिया में जो टोटल जो टाइगर रिजर्व है वो 58 टाइगर रिजर्व है, 33 एलिफेंट रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 106 नेशनल पार्क है। ये सब इंपॉर्टेंट है। 106 नेशनल पार्क है, 58 टाइगर रिजर्व है और 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल वर्क डे 17 मार्च को मनाया जाता है। तो ये जो थीम रहा था इस बार का ये था को बिल्डिंग होप एंड हार्मनी ए हारमबी कॉल टू यूनाइट ए डिवाइडेड सोसाइटी। तो डे और थीम इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है कलिंगा स्टेडियम होस्ट नेशनल पारा एथलेटिक चैंपियनशिप। तो भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है उसने नेशनल पारा एथलेटिक चैंपियनशिप को होस्ट किया था। तो इसमें इंडिया के 1460 एथलीट्स ने इसमें शिरकत किया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र असेंबली पास द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल 2026। तो महाराष्ट्र असेंबली में पास कर दिया गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। मतलब कि अगर कोई भी जबरदस्ती किसी का धर्म को परिवर्तन करता है तो उसके लिए हार्श पनिशमेंट इसमें रखा गया। नेक्स्ट है इंडिया मेट्रो नेटवर्क बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। तो इंडिया का जो मेट्रो नेटवर्क है वो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन गया। नेक्स्ट है भारत ट्राइब फेस्ट। तो भारत ट्राइब फेस्ट ये न्यू दिल्ली में रहा था, मार्च 18 में रहा था। वहाँ मतलब मार्च 18 से शुरू किया गया था। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। और ये जो इवेंट को इनोग्रेट किए थे यूनियन मिनिस्टर श्री जुएल ओरम ने। तो ये ट्राइबल जो इंडिया के जो ट्राइबल कम्युनिटी है तो उसमें उनका जो वाइब्रेट कल्चर है, आर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, उसके लिए इस तरीके का आयोजन रखा गया था भारत ट्राइब फेस्ट। गवर्नमेंट लॉन्च ट्राइबल होम स्टे प्रोग्राम। तो इंडिया टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया ट्राइबल होम स्टे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो इसका जो मेन एम है वो है कि जो हॉस्पिटलिटी स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया जा सके ताकि जो ये ट्राइबल रीजन है वहाँ पर
टूरिज्म का इकोसिस्टम है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट बिगिन इन न्यू दिल्ली। तो भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट जो कि एक कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है, ये न्यू दिल्ली में रहा था 19 से लेकर के 22 मार्च तक ये रहा था यशोभूमि में। तो इसमें 80 से भी ज़्यादा कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है फिनलैंड टॉप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इंडेक्स है, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड ने टॉप किया है और इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 116th। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये पब्लिश किया जाता है वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा। तो इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट रहती है और टॉप किसने किया ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है कबे मदानी विंस स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो ये कबे मदानी है जो कि डायरेक्टर है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरमेंट हेल्थ केयर। तो इनको ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ये वर्ल्ड वाटर डे का जो ओकेजन है उससे पहले ये अवार्ड इनको दे दिया गया था। नेक्स्ट है इंडियन अपॉइंट्स विक्रम दोराई स्वामी एज एम्बेसडर टू चाइना। तो चाइना के एम्बेसडर बनाया गया विक्रम दोराई स्वामी को। नेक्स्ट है लेजेंडरी एक्टर एंड मार्शल आर्टिस्ट चुक नॉरिस पासेस अवे। तो 86 के उम्र में ये मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर चुक नॉरिस का डेथ हो गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोएट्री डे। तो वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट एनपीसी मतलब कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया। ये जो एनपीसी है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये इन्वायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी के तौर पे ये काम करेगी। वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22 को सेलिब्रेट किया जाता है। जो थीम था वो था वाटर एंड जेंडर। नेक्स्ट है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ये वही दिन था जब भगत सिंह और उनके साथ में राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो 1931 में 23 मार्च 1931 में ये फांसी दी गई थी। तो उसको इंडिया में शहीद दिवस के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकम इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट बन चुके हैं। तो ये नहीं कि सबसे ज्यादा राज करने वाले पीएम बने, ऐसा नहीं है। हेड ऑफ गवर्नमेंट जिसमें इनका टेन्योर जो है एज ए सीएम ऑफ गुजरात और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री ये भी शामिल है। तो इन्होंने पवन कुमार चामलिंग को सरपास कर दिया, इनका पहले रिकॉर्ड था। अब सबसे ज्यादा दिन तक रहने हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने वाले ये शख्स बन गए। तो 8,931 डेज को पार कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट है इंडियन नेवी इज सेट टू कमीशन आईएनएस तारागिरी। तो आईएनएस तारागिरी जो कि 4th स्टील फ्रिगेट है जिसको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, उसको कमीशन किया जाने वाला है इंडियन नेवी के अंदर। तो इसको मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने बनाया है। तो कहाँ पे बना है ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, एक तरीके का स्टील फ्रिगेट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया था 18 मार्च को। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो इस इंडेक्स को जो टॉप किया है फिनलैंड ने टॉप किया फिर से। तो ये इनका 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है। और इंडिया की बात की जाए तो टोटल 147 नेशन में इंडिया का जो पोजीशन है वो 116 बनता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 116 है और टॉप किया है फिनलैंड ने। पिछली साल की बात की जाए तो उसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो 118 था, तो उससे कम ही हुआ है 2 प्लेस। तो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, टॉप को पूछा जाता है और इंडिया की रैंकिंग पूछी जाती है। नेक्स्ट है करुणा बुक बाय कैलाश सत्यार्थी। तो नोबेल पीस प्राइज के जो विनर रहे थे कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो इन्होंने अपना न्यू बुक को लॉन्च किया है। बुक का नाम है करुणा द पावर ऑफ कॉम्पिशन। तो इसको लॉन्च किया गया था जस्टिस सूर्यकांत द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन माउंटेनियर सेट रिकॉर्ड फॉर 7 वोल्केनिक समिट। तो इंडिया के माउंटेनियर भूपति राजू अनमीश वर्मा, तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये जो 7 वोल्केनिक समिट है उसको शॉर्टेस्ट टाइम में अचीव किया इन्होंने। तो इन्होंने 92 डेज 4 आवर 45 मिनट्स में ये जो 7 वोल्केनिक जो पिक है इसको इन्होंने स्केल कर लिया। बूरा चापोरी सेंचुरी एक्सपेंशन स्ट्रेंथन असम कंजर्वेशन एफोर्ट। तो एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये जो बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, न्यू फॉरेस्ट रिजर्व बनाया जाएगा।
तो ये जो बूरा चौपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब इसका ईस्ट में है काजीरंगा नेशनल पार्क, वेस्ट में है औरांग नेशनल पार्क और लोखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ में पड़ता है। तो ये सबको मिला करके एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है ये कहाँ पे लोकेटेड है। सीएपीएफ बिल एक्सप्लेन। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आते, तो उसमें एक उसके लिए एक अमेंडमेंट बिल आया था, ये पास कर दिया गया। तो इसमें यह है कि जो इनके जो हेड है, जो डायरेक्टर है, वो आईपीएस ऑफिसर ही बन सकता है। तो ये कंट्रोवर्शियल भी रहा था, क्योंकि ये जितने भी ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इसके जो पर्सनल है वो कितना भी तरक्की करे, वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते, मतलब इसका हेड नहीं बन सकते। तो इसको सरकार ने जानबूझ के इसको अमेंड किया है, ताकि सरकार के पास कंट्रोल है आईपीएस के माध्यम से। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीबी डे। तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डेट है ये, 24 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो थीम था इस बार का वो था यस वी कैन इन टीबी। तो इंडिया का लक्ष्य है कि 2030 तक टीबी के जो केसेस है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। नेक्स्ट है 1.63 बिलियन आईपीएल डील। तो राजस्थान रॉयल्स जो कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी है, तो इसके जो मालिक है वो चेंज हो गए। इसके पहले मालिक थे मनोज बदाले, इन्होंने बेच दिया है ये जो फ्रेंचाइजी है। तो ये जो डील हुआ है ये 1.63 बिलियन का डील हुआ है, इसको मतलब 16,290 करोड़ का डील है। और इसको एक्वायर किया है, इसके जो नए मालिक बने वो काल सोमानी बने। आरसीबी सोल्ड। तो आरसीबी जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, इसके भी जो इसके भी जो मालिक है वो चेंज हो गए। तो ये पहले जो था इसका ओनरशिप जो था यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के पास था। अब जो है इसको खरीद लिया गया आदित्य बिरला और टाइम्स का एक कंसोर्टियम है, ये दोनों ने मिल करके इसको खरीदा है। 1.78 बिलियन का ये डील था, 16,660 करोड़ का। तो ये आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बन गई है ये इस डील के साथ में। पुनीत गुप्ता बिकम डीएनपीए चेयरपर्सन। तो पुनीत गुप्ता को डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन का न्यू चेयरपर्सन बना दिया गया है। नेक्स्ट है नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप बिगिन इन भुवनेश्वर। तो नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप ये कलिंगा स्टेडियम में रहा था भुवनेश्वर में। बीबीसी अपॉइंट मैट ब्रिटेन एज न्यू डायरेक्टर जनरल। तो बीबीसी ने अपॉइंट कर लिया मैट ब्रिटेन को न्यू डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट है इंडिया अप्रूव न्यू एनडीसी टारगेट। तो ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो उसमें जितने भी देश जो जुड़े हुए हैं वो अपना टारगेट रखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो 52% जो नॉन फॉसिल फ्यूल का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको इंडिया 2030 में अचीव करना चाहती थी, उसको 2026 में अचीव कर लिया। तो उसी तरीके से बहुत सारे टारगेट है। तो टारगेट को अगर क्योंकि इंडिया ने पहले अचीव कर लिया, तो उसमें अब उसने नए टारगेट बनाए हैं। तो देख लेते क्या क्या टारगेट है। एक तो ये है कि 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा इंडिया ने। तो नया जो टारगेट हुआ है 47% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी। तो 36% ऑलरेडी अचीव कर लिया। अब इंडिया 2030 तक 47% रिड्यूस करना चाहती है एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद 60% इंस्टॉल पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। तो 52% तक अचीव कर चुका है इंडिया। 2030 तक 60% तक इंस्टॉल करना चाहती है नॉन फॉसिल जो जो फ्यूल कैपेसिटी है उसको। और 3.5 से लेकर के 4 बिलियन टन कार्बन जो है जो एमिट कर रहा है भारत, उसको ये कम करना चाहती है ट्री कवर से, मतलब कि फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाएगी इंडिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ये रैंकिंग जारी करती है कि दुनिया में जो टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उसको जारी करती है। तो इसका फुल फॉर्म बनता है क्वाकवेरेली साइमन। तो इसकी रैंकिंग इंपॉर्टेंट रहती है। तो इंडिया में जो इसने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में, वो है सबसे टॉप में है। टॉप 100 में जो जगह बना है इंडिया में, कई सारे यूनिवर्सिटी है, उसमें से सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया है आईआईटी दिल्ली ने। तो ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सबसे अच्छा रैंक जो है ये आईआईटी दिल्ली का है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे का है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं वर्ल्ड में देखा जाए तो अब अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, मतलब अलग अलग, जैसे आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है टॉप में। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एमआईटी है, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और नेचुरल साइंस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पीएम मोदी टू अटेंड G7 समिट इन फ्रांस। तो G7 की जो मीटिंग थी वो फ्रांस ने उसको होस्ट किया था। जो G7 का जो समिट था ये जून 15 से लेकर के 17 जून तक चला था। तो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, पर फिर भी एज ए गेस्ट कंट्री इंडिया को बुलाया गया था वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री G7 के समिट में शामिल होने के लिए गए थे। नेक्स्ट है पीएम श्रम योगी मनधन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम, तो सेंट्रल स्कीम है ये, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम है ये इसका नाम। तो ये असल में एक पेंशन स्कीम है। यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद में 3,000 एवरी मंथ पेंशन दिया जाएगा। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहेगा 55 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
और एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 18 साल से लेकर के 40 साल की उम्र तक इससे के जो लोग हैं, 40 साल की उम्र के जो लोग हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है गुरजात सिंह बिट्स फेयरवेल टू इंटरनेशनल हॉकी। तो गुरजात सिंह भारत के हॉकी प्लेयर, इन्होंने 130 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे इंडिया की तरफ से और 33 गोल इन्होंने अपने करियर में दागा था। तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। और इंडिया की जो टीम थी जिसने टोक्यो और पेरिस का जो ओलंपिक था जिसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसके भी ये सदस्य रहे थे। नेक्स्ट है शौर्य स्क्वाड्रन इनहेंस इंडियन आर्मी ड्रोन वॉरफेयर। तो एक ड्रोन ऑपरेटर्स का एक स्क्वाड्रन बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी का जो वॉर है वो उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी जोर शोर से, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रह रहा है। तो उसके लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया जा रहा है जिसको शौर्य स्क्वाड्रन बोला जा रहा है। तो इसमें 20 से लेकर के 30 तक 10 पर्सनल रहेंगे इसमें, जो कि ड्रोन को। विजयापत सिंघानिया फॉर्मर रेमन ग्रुप चेयरमैन पद्म भूषण अवॉर्डी पास अवे एट 87। तो रेमन ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन विजयपत सिंघानिया, इनका 87 की उम्र में निधन हो गया। इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था, तो इसीलिए इनका जो ऑब्ituary है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी सेट फर्स्ट बैच ऑफ प्रहार LMG। तो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट गया था। तो इसमें 40,000 यूनिट जो है ये प्रहार LMG जो कि लाइट मशीन गन है, उसको निर्माण का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 40,000 में। तो इसमें से इन्होंने 2,000 जो यूनिट है उसको इंडियन आर्मी को इन्होंने सप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है इंडियन नेवी होस्ट IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज कोची में। तो इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली होस्ट कर दिया IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज TTX 2026 इन कोची। तो कोची में रहा था ये मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इसमें कई सारे फ्रेंडली जो कंट्रीज है इंडिया के, वो इसमें शिरकत करने के लिए आए थे। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कोची में रहा था ये। फॉर्मर सूरीनाम प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी पास अवे। तो सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनका 67 की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है इंडिया फार्मा 2026 कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस था, उसका 9th एडिशन था ये अप्रैल 13 से लेकर के 14 तक चला था न्यू दिल्ली में। अग्रे ASW सेलो वाटरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू नेवी। तो ये अग्रे जो है, जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है, इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। तो ये अग्रे जो है, ये जो टोटल 8 इस तरीके के एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट बनने थे, उसमें से ये 4th वेसल है। इसको बनाया गया गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा। नेक्स्ट है 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज वाइल्ड एनिमल। तो इसमें 14 न्यू स्पीसीज को डाला गया है प्रोटेक्टेड लिस्ट में। तो यही जानना जरूरी है, 14 न्यू स्पीसीज को डाला गया है। ये जो 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था जिसमें कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, तो उसमें 40 स्पीसीज को प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया है। नेक्स्ट है INS दूनागिरी डिलीवर। तो INS दूनागिरी जो है, देख लेते क्या है वो। तो INS दूनागिरी जो है इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया। ये 5th स्टील फ्रिगेट है जिसको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, और इसको बनाया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा। अब इसकी खासियत की बात की जाए तो इसमें ब्रह्मोस को इंक्लूड किया जा सकता है, और MF स्टार रडार है इसमें, MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम भी है इसमें, और इसमें 76 mm का सुपर रैपिड गन माउंट भी किया गया है। साथ में एंटी सबमरीन वॉर कैपेबिलिटी है, जैसे कि रॉकेट और टॉर्पीडो से इसमें बचने का भी प्रबंध किया गया है। तो एक उन्नत फ्रिगेट है ये। तो डिस्ट्रॉयर से थोड़ा सा छोटा होता है ये फ्रिगेट। नेक्स्ट है रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो रामनाथ गोयनका अवार्ड जर्नलिस्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार 24 जर्नलिस्ट को दिया गया था 19 कैटेगरी में। तो इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी उसको देख लेते हैं। तो प्रिंट में गया है हिंदी में दैनिक भास्कर के अवधेश अकोड़िया को, और ब्रॉडकास्ट और डिजिटल में गया हिंदी में वो BBC न्यूज़ हिंदी के जो जर्नलिस्ट है सरबा प्रिया संगवान को। उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग में गया है हिंदुस्तान टाइम के जयश्री नंदी और तनु जैन को। बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म में गया है थॉमसन ड्यूटर्स के प्रवीण परमशिवम को, मुंसिफ बेंगतिल को और आदित्य कलरा को। रिपोर्टिंग ऑन पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट गया है दीप्तिमान तिवारी को, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट है। स्पोर्ट जर्नलिज्म में गया है DT नेक्स्ट के श्रीकांत दसार्थी को। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में गया है प्रिंट डिजिटल में
आज तक के मृदुलिका झा को, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग ब्रॉडकास्ट में गया इंडिया टुडे के श्रेयस चैटर्जी को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बस यही है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये इस तरीके से याद रखें, ये जर्नलिस्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।